नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी जंग की। जी हां, ये जंग का मौसम चल रहा है, लड़ाई का मौसम। हफ्ता भर होने को आया, इजरायल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। हजारों लोग मारे गए, मासूम भी मारे जा रहे हैं, कोलैटरल डैमेज हो रहा है। एक राजनीतिक लड़ाई भी चल रही है भारत में। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, ताल ठोकी जा रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में। लेकिन दरअसल असली लड़ाई 2024 के लोकसभा चुनाव की है, तो उसके लिए भी रणनीति बनाई जा रही है। पर इस राजनीतिक लड़ाई में एक और अध्याय जुड़ गया है, और ऐसी जगह से, ऐसे राज्य से जहां पर कुछ दिनों से आपकी मेरी देश की निगाहें नहीं गई हैं। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की। मराठी में अगर सामने स्पीड ब्रेकर है तो कहा जाता है गतिरोधक पुढे आए, यानी कि सामने स्पीड ब्रेकर है। वहां की सरकार के सामने क्या एक स्पीड ब्रेकर आ गया है? क्या सरकार की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है? स्पीड ब्रेकर पर तेजी से आप चले जाओ तो गाड़ी के पलटने की भी आशंका हो जाती है। तो क्या सरकार वहां पलट भी सकती है? और यह कोई मेरे ख्याली पुलाव नहीं है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की। किस बात को लेकर? लगभग 1.25 साल पहले, 16 महीने पहले जो सरकार बनी, नई सरकार बनी, महाविकास अघाड़ी में फूट हुई, शिवसेना टूट गई और महायुति सरकार बन गई। शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट था और बीजेपी ने मिलकर सरकार बना दी। शिवसेना ने 16 विधायकों की योग्यता पर सवाल उठा दिए, सवाल खड़े कर दिए कि ये तो एमएलए हो ही नहीं सकते, ये तो अयोग्य हो गए। अब ये फैसला कानूनन और जो हम संसदीय परंपरा अपनाते हैं, वो अख्तियार, वो हक, वो अधिकार होता है स्पीकर का। 16 महीने होने को आए, 16 विधायक योग्य हैं या अयोग्य, टाइम ही नहीं निकाल पा रहे। स्पीकर राहुल नार्वेकर स्पीकर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह क्या हो रहा है? आप क्या अगले चुनाव तक इस केस को लटका देंगे? दिलचस्प बात यह है कि अगले साल इस समय तक, बल्कि अगस्त सितंबर में ही चुनाव हो जाएंगे, सरकार बन जाएगी नहीं। 2 महीने में अब इस केस का निपटारा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ, बिना लाग लपेट, 2 टूक यह बात कह दी है। मंगलवार तक सुनवाई टल गई है। स्पीकर कह रहे थे कि नहीं, सोमवार तक का वक्त दे दीजिए, फिर मैं एक टाइमलाइन दे दूंगा कि जी कब तक मैं अपना फैसला सुनाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक यह बात टाल दी है। सुनवाई होगी, और सुनवाई में एक और अहम पहलू है। मंगलवार को अजित गुट के एमएलए की योग्यता पर भी, अयोग्यता पर भी सुनवाई हो रही है। यह सिर्फ शिंदे गुट के 16 विधायकों की बात नहीं है। अब यहीं पर खेल शुरू होता है, और खेल बड़ा दिलचस्प है। खेल को समझिए। 288 की विधानसभा है संख्या जो है महाराष्ट्र की, तो 145 हो जाता है बहुमत का आंकड़ा। आज की तारीख में बीजेपी के पास 105 विधायक हैं, शिवसेना शिंदे गुट के 41, 16 इसमें अयोग्यता की तलवार लटकी हुई है। एनसीपी अजित पवार गुट 40, बाकी 18 का भी समर्थन है, तो 204, बहुत आगे। सरकार बहुत कंफर्टेबल लगती है, लेकिन है क्या? अब इसमें से थोड़ा घटाना शुरू कीजिए। 16 फर्ज कीजिए अयोग्य हो जाते हैं या अयोग्य करार दिए जाते हैं,
तो विधानसभा का आंकड़ा आ जाएगा 272 पर, संख्या घट जाएगी। बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा 137। जो ये शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के 25 बचेंगे, ये शिवसेना ही बनाए रखेंगे, ये उद्धव ठाकरे के पास जाते हैं या ये बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और बीजेपी इन्हें लेगी क्या, क्योंकि लड़ाई यहां पर 2024 की है, लोकसभा की, विधानसभा उसके बाद होंगे। तो शिवसेना पिक्चर से हटती है तो मुख्यमंत्री किसका होगा? बीजेपी सबसे बड़ा दल है, पर अजित पवार क्या ऐसे ही मान जाएंगे? और 2024 के लोकसभा चुनाव में जिताऊ उम्मीदवार, जिताऊ चेहरा कौन है? देवेंद्र फडणवीस या अजित पवार पर अपना गेम खेलेगी बीजेपी? अब समझिए खेल कितना दिलचस्प हो जाता है। ऊपर से अजित पवार गुट के एमएलए जो हैं उन पर भी अयोग्यता की तलवार लटकी हुई है। या दरअसल बीजेपी कहेगी कि भाई एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं है, अच्छा उनके चले भी गए, अयोग्य हो गए, ये तो राष्ट्रपति शासन लगवा देते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी करवा देते हैं और फिर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री किसका होगा। मतलब इसमें व्हील्स विद इन व्हील्स हैं। और आज शरद पवार, जिसे एनसीपी अजित पवार गुट भी कहती है कि ये हमारे सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को समयबद्ध तरीके से कुछ विधायकों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। हमें डर है कि मामले में देरी की रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है, कि मामले को लटकाया जा रहा है। कुछ ऐसा ही आरोप आदित्य ठाकरे भी लगाते दिख रहे हैं। सुनिए। स्पीकर साहब अभी सिर्फ स्पीकर नहीं है, अध्यक्ष महोदय नहीं है, लेकिन वो अभी ट्राइब्यूनल के रोल में काम कर रहे हैं। यही उम्मीद रहेगी कि वो फ्री और फेयर काम करें, लेकिन टाइम बाउंड काम करें, मर्यादित समय में काम करें, ताकि न्याय मिले। डिलेड जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड जो कहते हैं, आज बात उसी पे आई है। अगर आप देखें तो 1.5 साल ये मामला चलता रहा है और हमें यही अपेक्षा है कि यहाँ के जो अध्यक्ष महोदय हैं वो जल्द से जल्द निर्णय ले, या फिर हम सीजे साहब के पास वापस जाने वाली है। आज अगर आपने कार्रवाई देखी तो स्पष्ट होगी कि उसमें भी जो नाराजगी उन्होंने जताई है वो सारी जनता जता रही है। अब यहाँ पर 1.5 साल की जो बात की जा रही है, दरअसल 16 महीने हुए हैं, 1.5 साल पूरे नहीं हुए। वो टाइमलाइन भी आपको बताना बड़ा जरूरी हो जाता है। बहुत दिलचस्प है खेल, समझिए। 21 जून पिछले साल शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बगावत होती है। 25 जून को शिवसेना इन विधायकों को अयोग्यता का नोटिस भेज देती है। 16 होते हैं ये इनकी शुरुआती जो आंकड़ा था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है 26 जून को। उससे अगले दिन 28 जून को राज्यपाल ने 30 जून को फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया। 30 जून को फ्लोर टेस्ट होना था, 29 जून को ही उद्धव ने इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा आपने अब इस्तीफा दे दिया, आपकी सरकार की बहाली कैसे हो सकती है? यह भी एक पहलू आया था। एकनाथ शिंदे ने 30 जून को बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली और बतौर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। 3 जुलाई को राहुल नार्वेकर स्पीकर चुने गए विधानसभा के। 4 जुलाई को फ्लोर टेस्ट जीत लिया शिंदे फडणवीस सरकार ने और शिवसेना के कुल मिलाकर 40 विधायक बागी हो गए। 16 फरवरी पहुंच गए, इस साल पहुंच गया मामला कि भाई कौन है असल शिवसेना। चुनाव आयोग ने 16 फरवरी को शिंदे गुट को असली शिवसेना माना। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने का अधिकार स्पीकर के पास, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट पहुंचे कि जी बता ही नहीं रहे ये अयोग्य हैं या नहीं, कि जी ये तो स्पीकर का अख्तियार है। 11 मई। 18 सितंबर पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे भाई कितना टाल रहे हो, कितना लंबा टालोगे, इतना लंबा आप टाल नहीं सकते।
फिर शेड्यूल भी एक जारी किया विधानसभा ने 25 सितंबर को, और आज 13 अक्टूबर को समय सीमा बताने का आदेश दे दिया गया है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल क्या, महाराष्ट्र सरकार पर सवाल, दिल्ली से मुंबई तक बवाल, और महाराष्ट्र में सरकार की उल्टी गिनती शुरू। एक और खेला हो रहा है क्या? चर्चा में मेरे साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, ब्रजमोहन श्रीवास्तव महासचिव हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं एनसीपी अजित पवार गुट के, गुलाबचंद दुबे प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल और वरिष्ठ पत्रकार संदीप सोनवलकर इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो ब्रजमोहन श्रीवास्तव, शिवसेना से नहीं, आपसे पूछता हूं, 16 महीने में 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं ले पा रहे, बहुत ही व्यस्त और मसरूफ दिख रहे हैं स्पीकर। हाँ, देखिए कि मैं आदरणीय स्पीकर साहब की तरफ से तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि ऐसे मामलों में चूँकि कानूनी प्रक्रिया होती है, इस कानूनी प्रक्रिया के कई पहलू होते हैं, तो कई बार उसमें विलम्ब होना स्वाभाविक है। तो 16 महीने लग जाते हैं, इसके कारण कुछ देरी हुई हो, पर चूँकि आदरणीय नार्वेकर साहब तो खुद एक अधिवक्ता हैं और वो जानते हैं कि कानून की दायरा क्या होता है और कानून की सीमाएं क्या होती है। सख्त हो रही है सुप्रीम कोर्ट, नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट सितंबर में भी कहा कि भाई कितना टालोगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी जो निर्देश है वो तो सर आंखों पे है, उसको तो कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि नार्वेकर साहब भी एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और उनको कानूनी प्रक्रिया का अच्छा ज्ञान है। मुझे लगता है कि वो इस सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को समझेंगे और जो उनको समय दिया है कि सोमवार तक आपके उनको। तो अभी भी सबसे बड़े नेता अजित पवार गुट में आप महासचिव हैं, पर शरद पवार ही हैं, गलत तो नहीं कह रहा हूं? मैं आपका प्रश्न नहीं समझा। शरद पवार ही आपके सबसे बड़े नेता हैं? निश्चित रूप से आदरणीय शरद पवार जी तो भारत के सबसे बड़े नेता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं देरी की रणनीति अपनाई जा रही है। देखिए, अब उन्होंने जो कहा है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि अभी जब हाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 6 तारीख को 9 तारीख को इस सिंबल और नाम को लेकर चर्चा थी, उसमें सबसे ज़्यादा समय तो आदरणीय पवार साहब के एडवोकेट साहब ने मांगा था। उन्होंने कहा था कि 3 महीने हमको टाइम चाहिए जवाब देने के लिए। तो वहाँ उस समय ये बात भी आई कि इस प्रकार से कोर्ट की प्रोसीडिंग को डिले करने का, या बल्कि ये शब्द उपयोग डिरेल करने का काम किया जा रहा है। यहाँ डिले और डिरेल नहीं किया जा रहा। नहीं, मैं सोचता हूँ कि जब ये आरोप जब वहाँ पे लगा, मतलब अगला चुनाव ही आ जाएगा ना? नहीं, अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई दिशा निर्देश जारी करेगी तो उसका समय सीमा तय कर देनी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से समय सीमा तो तय होना ही है, वो तो कहा ही जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आज हम लोगों की तरफ से भी हमारा केस था 16 नंबर पे और 19 नंबर पे शिवसेना का मामला था। तो शिवसेना के मामले में तो निर्देश हुआ है, लेकिन अभी जो हमारे मामला है, हमारे एमएलएस का जो मामला है, उसमें आदरणीय पवार साहब के वकीलों ने यह कहा कि इसमें देरी हो रही है, जबकि हकीकत क्या है इसकी हकीकत ये है कि सितंबर के आखिर में 11 विधायकों के बारे में भी डिस्क्वालीफाई करने की एप्लीकेशन लगाई गई है स्पीकर साहब के पास। तो अभी और तत्काल 9 तारीख को आकर अगर ये कहा जाता है कि इसमें डिले हो रहा है, तो ये इस प्रकार से एक संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव डालने की 3 दिसंबर का इंतजार है क्या? 3 दिसंबर, थोड़ा मैं दर्शकों को समझा दूं, आप तो समझ गए। 3 दिसंबर को 5 विधानसभा जो चुनाव हैं 5 राज्यों में, उनके नतीजे घोषित हो जाएंगे, उसके बाद खुलेंगे पत्ते। नहीं, अब देखिए ना कि डिस्क्वालिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, इसमें उस हर विधायक को जिनके बारे में आरोप है कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, उन सारे लोगों को नोटिस जाएगा। नोटिस के बाद उनके पक्ष को सुना जाएगा। कब जाएगा? अभी तक नोटिस ही नहीं गया। नहीं, नोटिस तो हुआ है, उनके पक्ष को सुना जाएगा, उनके भी जो तथ्य पंडित जी को बुलाया जा रहा है, मुहूर्त निकाली जाएगी। नहीं, मुहूर्त तो नहीं कहता हूं मैं इसे, लेकिन जो प्रक्रिया है, देखिए ना कि इस प्रक्रिया पे कोई उंगली उठाना मैं सोचता हूं शायद ठीक नहीं है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया पर सवाल उठाना ठीक नहीं है,
प्रियंका चतुर्वेदी, यहां पर बृजमोहन श्रीवास्तव कह रहे हैं प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है। सबसे पहले तो मैं किसी के कटाक्ष में कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि इन लोगों की मजबूरी है यहाँ पर आकर डिफेंड करना एक ऐसी चीज़ जो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा शेड्यूल 10 के अंतर्गत उसको खारिज की है। शेड्यूल 10 क्या कहता है? शेड्यूल 10 कहता है कि पार्टी के जो लीडर होते हैं वही निर्णय ले सकते हैं कि पार्लियामेंट में और असेंबली में उनका फ्लो लीडर कौन होगा, चीफ विप कौन होगा। जो एकनाथ शिंदे ने किया वो गैर कानूनी है, चीफ विप का अपॉइंटमेंट करना और साथ ही साथ फ्लो लीडर का अपॉइंटमेंट करना। और फिर उन्होंने कहा अब ये महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर के उसमें आएगा, अकाउंटेबिलिटी में आएगा कि डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करना जा रहा था। पर ये जुलाई को ये डिसीजन आता है, जुलाई 14 को, सितंबर 18 को उनको फिर से याद दिलाया जाता है, और आज जो उनको फटकार पड़ी है दिखाता है कि आप कितने भी सीनियर लॉयर हो सकते हैं। जो स्पीकर साहब के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, यहाँ पर महाशय बात कर रहे थे, तो आप कितने भी बड़े लॉयर हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी कंसिडर्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और उनको स्पष्ट ये दिया गया था कि आपको अब बस निर्णय लेना है, आपके अधिकार क्षेत्र में आता है कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन बहुत स्पष्ट है। अगर चीफ विप के आधार पे और कोई इलीगल आपके फ्लो लीडर के आधार पे आपने निर्णय लिया है तो यू स्टैंड डिस्क्वालीफाइड। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत स्पष्ट है, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन, कि उद्धव साहब ठाकरे हमारी पार्टी के लीडर हैं, तो इसमें दो राय नहीं होनी पर चाहिए। चुनाव आयोग ने भी माना है कि जो प्रियंका चुनाव आयोग ने माना है असल शिवसेना अब शिंदे गुट वाली शिवसेना है, इसलिए इसका डिले हो रहा है। नहीं, पर चुनाव आयोग ने ये बात मानी है। की भी बात यहाँ पे बात नहीं रखना चाहूंगी, क्योंकि इलेक्शन देखिए, मैं आप कोई बीच में बोलेगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगी। नहीं, मैं पूछ रहा हूं सवाल, कोई बीच में नहीं बोल रहा है आपके। तो आप अगर पूछ रहे हैं तो मैं आपको भी जवाब दे दूं संदीप जी। ऐसा है, इलेक्शन कमीशन से इसलिए वास्ता नहीं है क्योंकि वो भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ेंगे, उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से इलेक्शन कमीशन को भी झाड़ लगाई थी, ये कहकर कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के आधार में आप पार्टी का पक्ष और पार्टी का चिन्ह निर्णय नहीं ले सकते हैं, आपको गुड फेथ में ये करना पड़ेगा। और वो भी इलेक्शन कमीशन का जो हमारा संविधान का एंटी डिफेक्शन लॉ है, कहता है 2/3 स्प्लिट कब माना जाता है और पार्टी का निर्णय कब लिया जाता है, जब संगठन से लेकर पार्टी वर्कर से लेकर नेशनल ऑफिस बेरर से लेकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, कॉर्पोरेशन से लेकर पार्लियामेंट तक, जब उनका 2/3 स्प्लिट होता है तो आप ये निर्णय ले सकते हैं। तो वो भी पूरा केस अभी कोर्ट में चल रहा है और मैं वो प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहूंगी, इसलिए मैंने नहीं, कहा, मैं प्रीएम्प्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, पर अब ये 2 महीने के अंदर तय हो, क्या आपको लगता है? इसीलिए मैंने 3 दिसंबर का जिक्र किया। 3 दिसंबर के बाद 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद दरअसल एक बड़ा खेल होगा क्या महाराष्ट्र में? ये उसकी तैयारी की एक वानगी, एक ट्रेलर देख रहे हैं क्या हम, प्रियंका? देखिए, सबसे पहले तो मैं बार बार, इतनी बड़ी घटना जो होती है जहाँ पे संविधान को दरकिनार किया जाता है, पैसों के बल पे, ईडी के बल पे, सीबीआई के बल पे, इनकम टैक्स के बल पे एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया जाता है। आप प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाते हैं, मैं उसको खेल नहीं मानती हूँ। तो ये खेल जो शब्द है ना, ये खेल खेल कर कर और अमित शाह को चाणक्य बनाकर हमने देश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। ये खेल नहीं है। आप लोग एक चुनी हुई सरकारों को गिरा देते हैं, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था। बार बार इसको खेला कहकर उनको जिम्मेदारी से नहीं, मैं खेल शब्द पर अभी डटा हुआ हूं प्रियंका, मैं खेल शब्द पर इसलिए डटा हुआ हूं कि 2019 में जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था। 105 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, पर उनसे हाथ छुटाकर छिटकाकर आपने एनसीपी कांग्रेस से हाथ मिलाकर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई थी। संदीप जी, देखिए संदीप जी, ऐसा है, मुझे अगर इतिहास आप मुझे बताएंगे महाराष्ट्र का, मुझे वापस से सुनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बार बार मैं यही डिबेट पे आती हूँ कि हाँ, हमने अलायंस में किया था, पर पॉलिटिकल अलायंसेस क्या होते हैं? पॉलिटिकल अलायंसेस ये होते हैं कि आप कुछ वादे करते हैं एक दूसरे से, उस वादे, और अगर उसके साथ वादा खिलाफी होती है तो हमारे पास भी एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास भी ये चॉइस है। और डेमोक्रेसी ने, हमने कोई भी अगर इलीगैलिटी की हो, प्रजातंत्र के उसूलों का हनन किया हो या संविधान का हनन किया हो, तो आप मुझसे आकर ये सवाल पूछें
पर यहाँ पर आप मुझे बताएं, पॉलिटिकल दो पार्टीज हैं, दो पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ निर्णय होता है। अगर एक वादा खिलाफी करती है और वो वादा खिलाफी करती है जिसके साथ हम 25 साल तक खड़े हुए थे, उनके सुख में, उनके दुख में, उनके जब कमजोर थे, जब वो मजबूत थे, हम खड़े हुए हैं। पर अगर आप हमारे साथ वादा खिलाफी करोगे तो हम कहें अच्छा है, हम तो राजनीति थोड़ी ना करेंगे, हम आपकी हाँ में हाँ करेंगे। हमारे पास भी पॉलिटिकल चॉइसेस थे, हमने वो पॉलिटिकल अलायंस बनाया। तो क्या अब भारतीय जनता अब पार्टी जो जो इतना रोती अब थी, जो जिसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक मिनट मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए, हाँ, 30 बोलिए। सेकंड और लूंगी। हाँ, हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एनसीपी को कोस कोस कर गालियां दी होंगी। अजीत पवार के जुड़ने से पहले 48 घंटे पहले ये कहा होगा कि 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाली पार्टी है और अजीत पवार उसके मुखिया हैं, तो आप कहेंगे कि वो बड़ा अच्छा गेम खेल रहे हैं, बड़े अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री होकर, और 48 घंटे में आकर उनको क्लीन चिट मिल अच्छा, जाता ये है। बताइए प्रियंका, ये खेल नहीं अयोग्यता होता है। की जो तलवार लटकी है, इसके साथ विश्वासघात ये होता है। सही साबित हो जाती है, 16 विधायक अयोग्य हो जाते हैं, मतलब एक नाथ शिंदे की पॉलिटिकल रेलेवेंस यकायक खत्म हो जाती है। तो जो ये लोग शिवसेना को, जिसे आप असल शिवसेना कहते हैं, छोड़कर गए थे, क्या उन्हें वापस लेने को आप तैयार होंगे? एक नाथ शिंदे की तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। देखिए, आप अगर महाराष्ट्र में आएंगे ना, महाराष्ट्र के बच्चे से पूछेंगे तो कहेंगे गद्दार लोग हैं, पन्नास खोके एकदम ओके वाले लोग हैं, जिन्होंने पैसों के बलबूते पे, सीबीआई के बल पे, ईडी के बल पे, आईटी के बल पे इन्होंने अपने ही पार्टी लीडर के साथ विश्वासघात किया था। तो उन गद्दारों की जगह वापस घर वापसी नहीं हो सकती है, उन गद्दारों की जगह जनता तय करेगी, और वो जनता इनको धूल में ना मिटा दे तो मैं मानूंगी मैं महाराष्ट्र की एमपी नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव साथ साथ हो सकते हैं, ऐसी परिस्थिति के लिए आप तैयार हैं? हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। ये कल ही चुनाव कर दें, और हम तो डंके की चोट पे कह रहे हैं, हिम्मत हो तो चुनाव रखो। ये लोग ऐसे हैं जो चुनाव से भाग रहे हैं। सेनेट इलेक्शंस होते हैं, यूनिवर्सिटी इलेक्शंस होते हैं, वो भी अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। बाय इलेक्शंस दो एमपी के एरियाज हैं जो अनरिप्रेजेंटेड जा रहे हैं पार्लियामेंट पे, पर इनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि उसमें बाय इलेक्शन कर दें। मैं तो कहती हूँ आप कल चुनाव रखो। महाराष्ट्र की जनता आतुर है कि इन लोगों को दिखाएगी कि महाराष्ट्र में सब कुछ सहन करेंगे पर गद्दारी नहीं सहन करेंगे। गुलाब चंद दुबे, आपके लिए सख्त शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। ये अयोग्यता की तलवार से दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं आपके गुट में? सचिव जी, किसी प्रकार की कोई धड़कनें नहीं बढ़ी हुई है। मैं प्रियंका चतुर्वेदी से कहना चाहूंगा कि 3 साल 2 साल पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसी पद से आकर के शिवसेना में आज आकर शिवसेना के ये स्तुति कर रही हैं, तो इन्होंने क्या किया था, उसको क्या कहा जाएगा? उसको गद्दारी कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा? आज 3 वर्षों में इनको शिवसेना की भाषा आ गई। अरे कितने शिवसैनिकों ने अपने जीवन को खपा दिया है, उनको पता चल, उनको उनसे पूछिए कि गद्दारी हुई है कि बगावत हुई। अयोग्य प्रियंका जी, हैं या ये नहीं बगावत 16 हुई है। विधायक, इस पर फैसला तत्काल हो जाना चाहिए कि नहीं? ये 16 महीने क्यों लग गए? बिल्कुल हो चाहिए। हम संवैधानिक विधा से बाहर नहीं हैं, माननीय कोर्ट के आदेश के बाहर हम नहीं हैं। माना कि 2 महीने का उन्होंने समय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया, तो सुप्रीम उसका कोर्ट हम जाना अनादर पड़ नहीं गया, करते। वरना का ये काम तो, ये फैसला करने का अधिकार तो स्पीकर का होता है। स्पीकर बन गए थे जुलाई में 2022 में। देखिए संदीप जी, ये एक संवैधानिक विधा है, जो संवैधानिक उनको अधिकार दी गया है उसका वो अनुपालन करते हुए समय सीमा के अंतर्गत, माना कि समय सीमा के बाहर जाकर के स्थितियां बदली हैं। समय तो चाहिए जहां पे एक कोर्ट की बात आती है, मतलब समय जहां पे कितना संविधान चाहिए की बात होता आती है? गुलाब भाई, एक चीज बताइए, जनता ने किसी और को चुना, दो फाड़ करके अयोग्यता की तलवार लटके हुए दूसरी सरकार बन जाती है, और अयोग्यता पर जी हमें टाइम चाहिए, 2-3 साल ऐसे ही निकाल दो, अगला चुनाव आ जाए, फिर ये अयोग्यता के मायने क्या रह जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के हम क्या बाहर की बात कर रहे हैं? क्या उनके आदेश का उल्लंघन की बात कर रहे हैं? रही बात सुप्रीम आज कोर्ट ने सुप्रीम साफ कोर्ट कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया, कि ये अधिकार, ये प्रेरोगेटिव स्पीकर का होता है, स्पीकर ने वो इस्तेमाल ही नहीं किया ना। कोर्ट के आदेश के बाद क्रमशः
आदरणीय राहुल नार्वेकर जी ने अपने संवैधानिक पद का जो उन्हें अधिकार दिया गया है उस अधिकार का उपयोग करते हुए आगामी, हमें पूरा विश्वास है संदीप जी की 20 तारीख तक ये परिस्थितियां साफ हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, जिसके लिए मेरा विषय ये था कि जिस ढंग से आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के प्रति बहन हमारी प्रियंका चतुर्वेदी जी जिस ढंग से गद्दार, इन लोगों के पास गद्दार और 50 लाख खोखे के अलावा कोई शब्द नहीं है। ये कहते कहते इनके 15 महीने निकल गए और हमारी सरकार को हिला नहीं सके। हम आपके माध्यम से तटस्थ होकर के कहना चाहूंगा कि आगामी 2024 तक हमारी सरकार तटस्थ है। अब इस महाराष्ट्र सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे या यहीं कुछ खेला हो रहा है? अब उनकी जो राजनीतिक उपयोगिता थी हो गई, वो पूरी हो गई और अब इसी बात की वो लेकर कश्मकश में आप लोग कि हम फंस गए क्या? संदीप जी रहे हैं 2024 का चुनाव लोकसभा का रेला बनाकर के एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में देवेंद्र फडणवीस साहब और हमारे अजित पवार साहब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। यही आपका चैनल होगा, आप साक्षी होंगे और ये मेरा शब्द है आपके माध्यम से। लेकिन मैं बार बार ये कहना चाह रहा था कि जिस ढंग से इन लोगों के पास, उद्धव ठाकरे ग्रुप के पास सिर्फ एक गद्दार खोखा और उनको बगावत नहीं दिखता। गद्दारी तो लोगों ने किसी एक महापुरुष की, हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी की। माननीय बाला साहब ठाकरे जी ये कहा करते थे कि जिस वक्त कांग्रेस से मुझे हिलाने की बात आएगी, मिलाने की बात आएगी, उस वक्त अपनी दुकान बंद कर देंगे। ये बहन प्रियंका चतुर्वेदी को नहीं दिखता। अच्छा, ये एकनाथ शिंदे को नहीं दिखा था? मंत्री थे उसी महाविकास अघाड़ी सरकार में, आप भी थे, उन्होंने सब थे ना? बिल्कुल, उन्होंने मंत्रिमंडल को छोड़ करके न जाने कितने 4 से 5 हमारे कैबिनेट मिनिस्टर छोड़ करके बगावत किए। इसलिए बगावत किए, बगावत पीछे का कारण यह था संदीप भाई कि वहां पर माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों का मर्दन किया जा रहा था, उनका हनन किया जा रहा था। चलिए, बाल ठाकरे के आदर्शों का पालन नहीं हो रहा था। तो लौंडे पाटिल, खेल दिलचस्प हो गया है महाराष्ट्र में, पर ये सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, नाराजगी क्या अयोग्यता के फैसले में तब्दील हो भी पाएगी या अभी डिलेइंग टैक्टिक्स, टाइम बाइंग टैक्टिक्स चलती रहेंगी? नहीं, बिल्कुल चलती रहेगी संदीप जी। इन्हें पता है, पहले इन्होंने ये भी एक्सप्लोर करके देखा है, स्पीकर ने महाराष्ट्र के राहुल नार्वेकर जी ने, कि क्या आदित्य ठाकरे के साथ बचे हुए 15 विधायकों को हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन दिक्कत उसमें यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद आइडेंटिफाई किया था कि सुनील प्रभु जो वही व्हीप है और ओरिजिनल पार्टी जो है वो डिसाइड करती है व्हीप कौन होगा। लेजिस्लेटिव पार्टी जो है, विधिमंडल पार्टी जो है, वो नहीं डिसाइड कर सकती। ओरिजिनल पार्टी है इसलिए लेजिस्लेटिव पार्टी है, ये दिक्कत है। अब दिक्कत यह है कि लोकसभा तक तो इनका इस्तेमाल करना है। वो कोलगेट का छोटा पैकेट का एक खोलो, चबाओ और फेंक दो, तो ये लोकसभा तक ही है। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा था कि हम बाला साहब ठाकरे के आदर्श बचाने के लिए निकल रहे हैं और हिंदुत्व बचाने के लिए निकल रहे हैं। ये अब्दुल सत्तार को लेकर निकले पहले ही फेज में हिंदुत्व बचाने के लिए, और दूसरे फेज में हसन मुशर्रफ को लेकर निकले, जिनके यहाँ ईडी का जब रेड हुआ था तो उनकी पत्नी ने कहा था कि हमें गोली मार दो, अगर हमें इतनी तकलीफ देना है तो हमें गोली मार दो। वो लोग हिंदुत्व बचाने के लिए इनके साथ में। लेकिन वास्तविक कारण जो इन्होंने दिया था वो कारण ये था कि अजीत पवार जी का जो पार्टीजन व्यू है, उनका जो एक मतभेदपूर्ण जो रवैया है शिवसेना के तरफ, सरकार गिरेगी इसकी वजह से हम पार्टी छोड़ रहे हैं। अतुल लौंडे पाटिल, सरकार गिरेगी या आंकड़े जो हैं, और आंकड़े मैंने शुरू में बताए 204 का कुल आंकड़ा है, उसमें से शिवसेना के 41 के 41 भी हटा दो तो बीजेपी और एनसीपी वो खुद ही अपने आप में सक्षम है, उनके पास वो पर्याप्त संख्या है सरकार में बने रहने की। नहीं, बात सही है। फिर अगर टेक्निकली बात की जाए तो 6 महीने तक तो फिर से भी वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वो 6 महीने तक रह सकते हैं। 6 महीने किसी भी हाउस में उनको चुन के आना पड़ेगा, तो फिर मुख्यमंत्री रह सकते हो। अगर बीजेपी में ईमानदारी होगी तो शिंदे जी मुख्यमंत्री रह सकते हैं, या हमारे अजीत दादा तैयार है। अजीत दादा को तो बोला, ऐसा कहा जाता है कि अजीत दादा को ही मुख्यमंत्री बनने के लिए वहां जाना है। तो इनका ये जो प्रीमाइस है, इन्होंने ये जो कारण दिया है कि हम लोग अजीत दादा से परेशान होकर बीजेपी के पास गए, यही कारण एकनाथ शिंदे जी ने 2016 में दिया था और अपना इस्तीफा कल्याण डोंबिवली के नगर पालिका के चुनाव में
इनके हाथ में दिया था उद्धव ठाकरे जी के, और रोते रोते हैं कि ये हमें काम नहीं करने देते, ये हमें दुय्यम दर्जा देते हैं, मैं इस्तीफा देता हूं इस सरकार से, बीजेपी सरकार से दिया था। तो एकनाथ शिंदे जी जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं, इनके कारण जो एक्सपोज हो चुके हैं, इन्होंने 50 खोखे में क्या किया है सबको पता है, किस किस को ईडी की नोटिस गई थी, कैसा प्रताप सरनाइक ने लेटर लिखा था उद्धव ठाकरे जी नई को कि शक्लो सरकार सूरत से की बाहर सरकार की तैयारी भी हो रही है कि एकनाथ शिंदे का हो गया काम पूरा, अब बीजेपी एनसीपी सरकार बनाएगी। बिल्कुल यही बात चल रही है, यही बात चल रही है। और देखना, वो अजीत पवार जी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, वो देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन ये कुछ भी कर ले, आज के तारीख में ये 3 से 4 सीटों के ऊपर लोकसभा में जीतने वाले नहीं हैं। इन्होंने साख जो है अपनी खो दी है लोगों में। ये इनकी हिम्मत आज मुंबई बीएमसी के चुनाव, नागपुर के चुनाव, ऐसे 10 बड़े महानगर पालिका है, वहां चुनाव नहीं ले पा रही है। तुषार मेहता ने आज जिस तरह का मार खाया है सुप्रीम कोर्ट में, ये इन्होंने ओबीसी को लेकर भी किया था, उसी के ऊपर एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट ले रहे हैं। और ओबीसी की संख्या जो है वो तय नहीं हो पा रही है, सरकार का स्टैंड नहीं रखा जा रहा है, और चुनाव जो है वो आगे किए जा रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, लोकसभा तक इनका इस्तेमाल है, उसके बाद में देखना आप क्या होता है महाराष्ट्र में। कोई पूछेगा नहीं इनको, एकनाथ शिंदे जी संदीप को, और अजीत सोनवलकर, पवार जो है ये उनके ग्रुप को कोई अयोग्यता पूछने का वाला नहीं। खेल, इस पर फैसला कब तक आएगा? फैसला आएगा भी क्या? क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह तर्ज पर ये बात जा रही है उससे लग रहा है कि दिसंबर 3 जो आप बार बार कह रहे हैं, उसके बाद बहुत कुछ महाराष्ट्र में होने वाला है। क्योंकि अब हालत ऐसी हो गई कि रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। हाँ। इस अंदाज में इनका बेमेल गठबंधन चल रहा है, और बीजेपी की पूरी प्राथमिकता इस बात पर है कि लोकसभा चुनाव में क्या होगा। क्योंकि बीजेपी को आज की स्थिति में उनके तमाम सर्वे ये कह रहे हैं, यदि इसी गठबंधन के साथ गए तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और ये पार्टी के ऊपर से नीचे तक सारे नेताओं को ये बात पता है, इसलिए लोकसभा को देखकर फैसला होगा। कई फैसले हो सकते हैं, खासतौर पर बीजेपी 35 से ज्यादा लोकसभा सीटें लड़ना चाहती है। वो नहीं चाहती कि जो शिवसेना से 13 सांसद आए उनको, अजीत दादा के साथ 3 सांसद आए उनको सीधे सीधे टिकट दी जाए। तमाम चीजें, सब कुछ जो है वो लोकसभा को लेकर। आज भी अनुराग ठाकुर ने दक्षिण मुंबई की सीट पर एक बैठक की कि वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट होगा। तो बीजेपी सीट वाइज लगातार चिन्हित कर रही है। लोकसभा चुनाव ही इकलौता, और अब मुझे नहीं लगता कि इस सरकार के साथ बहुत लंबे समय तक चलने की स्थितियां दिख रही। तो एकनाथ शिंदे की विदाई लगभग, क्या आप जो आकलन करते दिख रहे हैं, लग रहा है कि तय है? देखिए, बीजेपी को कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। अब खुद नहीं कह सकते कि अब आपका काम हो गया, आप चले जाइए, आखिरकार घर आए मेहमान थे। तो जिस तर्ज पर जो चीजें चल रही हैं उससे ऐसा लग रहा है आखिरकार स्पीकर क्या करेंगे इस बारे में मेरी टिप्पणी करना बेहतर नहीं है। बहुत कुछ चीजें दिल्ली से तय होंगी, और दिल्ली से जब तय हो जाएंगी तो बहुत चीजें तेजी से बदलेंगी। मुझे लगता है कि दिसंबर का महीना महाराष्ट्र के लिए बहुत कठिन होने वाला है। और इसमें मराठा कार्ड भी, और जो ओबीसी पॉलिटिक्स जो फिर से हुंकार भरती दिख रही है, खासकर जातिगत जनगणना के आंकड़े जो जारी कर दिए हैं बिहार ने, उसके चलते ब्राह्मण चेहरे यानी कि देवेंद्र फडणवीस पर बीजेपी दांव लगाए, या अजित पवार एक मराठा चेहरे के सहारे चले, और एकनाथ शिंदे भी उसी तरह के, उसी वर्ग के चेहरा हैं। क्या ये भी एक डिप टेस्ट जिसे कहते हैं वो किया जा रहा है क्या? बिल्कुल, दोनों मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण दोनों के लिए 2-2 महीने का समय लिया हुआ है। और 2 महीने भी दिसंबर में खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आंदोलन शुरू हो जाएंगे दिवाली के बाद। तो जाहिर तौर पे बहुत सारी चीजें वहां भी होंगी। हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस को, चूंकि मजबूरी है, चूंकि देवेंद्र फडणवीस के बारे में एक बात तो सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में खेल करने में उनसे बड़ा फिलहाल कोई उस्ताद नहीं है। तो वो भी खेल करके हो सकता है खुद बन जाए दोबारा, क्योंकि उनकी वो भी कह चुके थे कि मैं फिर से आऊंगा, तो शायद फिर से आ जाए। तो बहुत दिल्ली में खेल एक होंगे, लेकिन बड़ा महाराष्ट्र चेहरा, सरकार फिलहाल उनका चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर देखने को तैयार नहीं है, वो ये बहुत भी एक सारी चीजें हकीकत हैं है। जी बिल्कुल, बीजेपी के बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। और अब तो उनके सारे जो एक तरीके से जिनको उन्होंने राजनीति में निपटाया था, उनमें से कुछ लोग अब दिल्ली में मजबूत हो गए हैं। तो लोकसभा के चुनाव को देखते हुए बहुत कुछ बातें होंगी। एक चर्चा ये भी है कि देवेंद्र फडणवीस को भी लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा, और हो सकता है कि दक्षिण मुंबई की सीट उन्हीं के लिए तैयार की जा रही है। तो तमाम आकलन चल रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे ये सरकार जिस तरह से आपस में इनके गठबंधन में खींचतान है, मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक चल पाएगी। जितने दिन चलेगी उतना नुकसान होगा। तो ये लड़ाई दरअसल तैयारी है अपने आप में, गुलाब चंद, जो संदीप कह रहे हैं,
2024 के लोकसभा चुनाव की, और 13 सांसद आपके पार्टी में संदीप हैं जी, कि इनको कहां 13 को कहां बीजेपी टिकट देती घूमेगी, 35 तो वो खुद लड़ेगी, तो अजित पवार गुट को कितने देगी? ये उसकी पेशबंदी हो रही है क्या? संदीप जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, हमारे प्रवक्ताओं के माध्यम से जो बातें, जो कयास लगाए जा रहे हैं, उनको अधिकार है कहने का। बातें तो सत्य है, शाश्वत सत्य यही है कि एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कहीं न कहीं मेरा ऐसा है कि इतिहास का पुनरावृत्ति की जा रही है कि जो किसी समय में हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे, प्रमोद महाजन जी, अटल बिहारी वाजपेयी भी बीच में हुआ करता था, उसी का अनुपालन करते हुए और उसी का परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। भाई मुझे पूरा 13 विश्वास है कि सांसद भारतीय जनता हैं पार्टी- आपकी पार्टी में, 13 आदमियों को टिकट मिल जाएगा सांसदी का 48 में से? सवाल सीधा है। मैं माना जिस चीज के लिए कि सबको टिकट मांगना तो अधिकार है, देना सिर्फ नेतृत्व करता है, तो अधिकार है देना। मतलब बीजेपी उनका तय हक है। करेगी इनको देना है कि नहीं देना है? बीजेपी के पूरे सहारे हो, रहमो करम पर हो। नहीं, नहीं। मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे हैं, आप कितने पर ताल ठोकोगे? बीजेपी रामक्रम से नहीं, बीजेपी के सामंजस्य से हम इस वक्त सत्ता में हैं, और बीजेपी और शिवसेना के माध्यम से तय किया जाएगा कि किन किन को टिकट दिया जाए। खेल हमारे यही है 13 क्या? को 13 टिकट दिया जाए। ब्रिजमोहन भाई, Yes. यही है खेल? 48 में किस किस को कितना मिलेगा? देखिए कि निश्चित रूप से जब लोकसभा की बिसात बिछेगी कि वहाँ किसको कितने टिकट मिलना चाहिए, तो चूंकि हम लोग एनडीए का सक्रिय दल हैं, तो वहाँ पे बैठकर सामंजस्य के साथ ही बात होगी। आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस साहब और आदरणीय अजीत दादा पवार, तीनों और एनडीए का। एनसीपी के 3 सांसद हैं, पर आप कम से कम 10-12 सीट पे तो लड़ना चाहोगे? देखिए, आज ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितनी सीट पे लड़ना चाहेंगे, लेकिन ये आपस में बैठ के तय होगा। क्योंकि हम लोग जब एक युति में होते हैं, जब एक गठबंधन में होते हैं, तो गठबंधन का अपना एक धर्म होता है, उसके अनुरूप ही चर्चा गठबंधन होगी, धर्म क्या उसके- निभाया उसके- जा रहा है, या उसके अनुरूप ही बात होगी। और गठबंधन की परिभाषा अपनी सहूलियत के हिसाब से गढ़ी भी जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप अपनी राय हमसे साझा कीजिए। महाराष्ट्र में जो ये खेल हो रहा है, इसका परिणाम क्या होने वाला है? अयोग्यता पर फैसला आएगा भी क्या? महाराष्ट्र में भी राजनीति ने फिर अंगड़ाई ली है, और ये खेल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी होता दिख रहा है क्या? अतुल, दरअसल खेल 2024 को लेकर है क्या? बिल्कुल 2024 के लिए ही इन्होंने खेल किया है। एक चैनल का सर्वे आया था, उस सर्वे में दिखाई दे रहा था महाविकास आघाड़ी को 38 से ज़्यादा सीटें मिल रही है। उसके बाद एनसीपी को भी तोड़ा गया है, और इसमें सीधा सीधा ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल किया है। ये बच्चा महाराष्ट्र का, देश का जानता है। लोकसभा के लिए खेल किया है। लोकसभा के बाद आपको शिंदे गुट और अजीत इसीलिए गुट जो अब हो ये दिखाई देगा अयोग्यता राजनीति की में। बात मेरा तो भी ये दावा है। मुखरता से सामने आ रही है, इस पर फैसला होगा। शिंदे को टिकट मिलेगी क्या? बिल्कुल फैसला देना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब मियाद तय कर दी कि इतने समय में, रीजनेबल टाइम, जनरली लॉ की लैंग्वेज में रीजनेबल टाइम 90 दिन का होता है, लेकिन इन्होंने रीजनेबल टाइम का फायदा, और जो स्पीकर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर है, एक हाउस जो सोवरिन होता है, सुप्रीम होता है, उसका फायदा लेने की कोशिश की है। क्योंकि ये इनके हाथ बंधे हुए हैं, इन्हें डिस्क्वालीफाई शिंदे जी को करना ही पड़ेगा। तो 16 अयोग्यता पर disqualify होंगे तो फैसला फिर आएगा, 25 वो फैसला राजनीति के ऊंट को किस करवट बैठाता है, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप सोनवलकर मेरे साथ बने रहेंगे, और जनता ने अपनी राय हमसे क्या साझा की है वो मैं आपको दिखाऊंगा। महाराष्ट्र की राजनीति में जो हलचल शुरू हो गई है, उस पर आम जनता आपका क्या कहना है वो भी आपसे साझा कर दूं। रजनीश हैं, अंबाला हरियाणा के रहने वाले हैं, कह रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव के साथ महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव संभव हैं। जबकि एक और दर्शक हैं, उनका मानना है, रजनीश तिवारी हैं विशाखापट्टनम से, कह रहे हैं इस हालात के लिए उद्धव भी जिम्मेदार हैं, उन्होंने भी विचारधारा बदली। तो विचारधारा भी बदली है, लेकिन सीटों का खेल भी फंसा हुआ है, और लड़ाई 2024 की भी, और विधानसभा चुनाव साथ हों या उसके 2 महीने बाद उसकी भी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आखिरी सवाल संदीप सोनवलकर के साथ, बने रहिए।